हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। फोर्स को हम लोग पहले ही क्लासिफाई कर चुके हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसको क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स। किस टाइप का फोर्स है उसको हम लोग दो टर्म में क्लासिफाई करते हैं। ओके, कई सारा एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। देयर आर सो मेनी फोर्सेस आर देयर इन द रियल लाइफ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो फोर्स को क्लासीफाई करेंगे टू टाइप में। क्या है, एक तो कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। ओके, फोर्स को हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं दो टाइप में, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे हम लोग पहले बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, उसका अलग से हम लोग डेफिनेशन नहीं लगे, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वही डेफिनेशन है। ठीक है, वही डेफिनेशन वही कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला हम लोग इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कंजर्वेटिव फोर्स को, उसको देख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अच्छे से देखना। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एक कंपेरिजन बोल सकते हो, एग्जाम में भी आ सकता है। तो कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब अगर एक क्लोज पाथ में एक बॉडी मूव कर रहा है, क्लोज पाथ मतलब क्या है, क्लोज पाथ मतलब देखो यहाँ पे देखो, क्लोज पाथ मतलब ये बॉडी यहाँ से लेके स्टार्ट करके यहाँ पे फिर वापस आ गया, जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे फिर वापस आ गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पाथ। तो अगर एक बॉडी क्लोज पाथ में मूव कर रहा है, यहाँ से लेके फिर वहाँ पे वापस आ गया, तो ड्यूरिंग दिस जर्नी मतलब होल जर्नी इसका वर्क डन क्या होगा, बाय द फोर्स जीरो होगा। ठीक है, मतलब फोर्स के अंडर में अगर कोई बॉडी एक चक्कर लगा रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्लोज पाथ मतलब गोल होना चाहिए, इसका कोई बात नहीं। क्लोज पाथ मतलब जहाँ से ऐसा भी हो सकता है, जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे वापस आ जाएगा, तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। मतलब टोटल वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। नंबर वन प्रॉपर्टी। ऑन द अदर हैंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्लोज पाथ में टोटल जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होगा, उसमें कुछ वर्क डन होगा। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ पाथ मतलब एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं एक बॉडी, तो जो वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो पाथ इंडिपेंडेंट है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। और फाइनली क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब उसके अंडर में जो बॉडी मूव करेगा, वो जो बॉडी होगा वो बॉडी का क्या होगा, एनर्जी कॉन्जर्व रहेगा, मतलब एनर्जी बर्बाद नहीं होगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी इज़ नॉट कॉन्जर्व्ड, एनर्जी कॉन्जर्व नहीं रहेगा, कुछ एनर्जी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वन बाई वन समझते हैं। दो नंबर प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पे समझते हैं। जो दो नंबर प्रॉपर्टी क्या क्या है कि वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक बॉडी जा रहा है डिफरेंट पाथ में। एक बॉडी ऐसे करके जर्नी करके यहाँ पे पहुँच रहा है, एक बॉडी यहाँ से लेके यहाँ पहुँच रहा है ए पाथ फॉलो करके, एक बॉडी ए पाथ फॉलो कर रहा है, एक बॉडी ए पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब एक बॉडी ए से बी पॉइंट गया, डिफरेंट तरीके से गया, कभी वो ए पाथ, कभी ए पाथ, ए पाथ, ए पाथ, अलग अलग पाथ फॉलो करके। ठीक है, तो अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में है, मतलब जो फील्ड है कंजर्वेटिव फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर ये अगर है ये बॉडी, तो क्या होगा, वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा वर्क डन। मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो वर्क डन है वो क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट, माने क्या होगा, हर एक के लिए वर्क डन सेम होगा। अगर बॉडी इस पाथ में जा रहा है तो भी जो वर्क डन होगा, इस पाथ में जाएगा, इस पाथ में जाएगा, इस पाथ में जाएगा, हर एक पाथ के लिए क्या होगा, वर्क डन सेम होगा। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और यू कैन से वर्क डन इज डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स। मतलब वो डिपेंड करता है कि कहाँ से लेके कहाँ गया। ए पॉइंट और ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बीच का रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहाँ कैसे यहाँ पे पहुँचा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ए पॉइंट हम देखेंगे और ए पॉइंट देखेंगे, और उसका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के लिए वर्क डन क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। मतलब वो यहाँ से यहाँ जा रहा है और किस पाथ में जा रहा है, ऐसे ऐसे करके जा रहा है कि ऐसे ऐसे
हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ओके। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो डिपेंडेंट ऑफ पाथ है, मतलब हर एक के लिए वर्क डन क्या होगा, अलग अलग होगा। ये तो 2 नंबर प्रॉपर्टी होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज पाथ में उसका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्लोज पाथ में वर्क डन 0 नहीं होगा। और फाइनल पॉइंट है, एनर्जी कंजर्व रहता है, यहाँ पे कंजर्व नहीं रहता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं, इसका क्या करना, पॉज करके प्रॉपर्टी लिख लेना। कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो दोनों का प्रॉपर्टी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो, एक बॉडी, इसको एक बॉडी को यहाँ पे है, एक बॉडी, ये बॉडी को यहाँ पे है, उसको यहाँ पे उठाना है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज पाथ फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्या, ए से लेके बी तक जाएंगे और बी से लेके फिर वापस ए तक आएंगे। समझ में आ गया, एक क्लोज पाथ, जहाँ से है वहाँ पे वापस आ जाएंगे। ये जाने वाला पाथ है, आने वाला पाथ। अब हम देखेंगे कि क्लोज पाथ में वर्क डन 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब अच्छे से देखना, जब वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, G मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, टू गो फ्रॉम A टू B, A से B तक जाने के लिए इसका वर्क डन कितना है। अब मान लेते हैं कि इसका जो हाइट है वो h है। तो अब देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की इधर लग रहा है, ये जो बॉडी है यहाँ पे, जब बॉडी जब ऊपर जाता है, बॉडी जब ऊपर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम कर रहा है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस वेक्टर। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 180। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। कॉस 180 मतलब कितना, -1। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, एम इंटू जी होता है, इंटू एस। एस मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ गया, तो एच डिस्प्लेसमेंट। कितना वर्क डन किया, -mgh। अब हम लोग ग्रेविटी द्वारा वर्क डन निकालेंगे, गो फ्रॉम बी टू ए। जब वो बी से ए वापस आ रहा है तो कितना वर्क डन है, जब वो वापस आ रहा है तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है और वो उतर रहा है नीचे, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के बीच के एंगल क्या है, 0 है। मतलब क्या होगा, एक ही रूल तो एक ही है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट FGS cos 0, cos 0 मतलब 1, तो FGS मतलब mgh। तो जाने के लिए वर्क डन इतना, आने के लिए वर्क डन उतना। तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए कितना वर्क डन, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, W टोटल, देखो -mgh प्लस mgh कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके अंडर में कोई बॉडी अगर एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, मतलब एक क्लोज पाथ फॉलो करता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ पे वापस आ जाता है, तो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ गया। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग ये तो कंजर्वेटिव का हो गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में अगर देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स मान लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो उसके लिए क्या होगा, देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रफ सरफेस है, क्या सरफेस, रफ सरफेस। यहाँ पे एक बॉडी है, इसका मास क्या है, मान लेते हैं m। ए बॉडी को हम लोग बाहर से इसको खींच के इधर ले जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ला रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, फिर उसको वापस बी से ए ला रहे हैं। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम कर रहे हैं, हम लोग वर्क डन निकालेंगे ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो W फ्रिक्शनल फोर्स A टू B, A से B तक जाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना काम किया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये तो फॉर्मूला है वर्क डन का। देखो फोर्स किधर लग रहा है, अच्छे से देखना,
फोर्स, जब हम लोग ये बॉडी इधर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, वो तो अपोज करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो इधर, और जा रहे हैं इधर डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों के बीच का एंगल पाई, तो क्या हो जाएगा एफ एस कॉस पाई, मतलब माइनस एफ एस। एफ का मतलब म्यू इंटू जी होगा, म्यू आर होगा, आर मतलब वो अलग बात है, एफ इंटू एस होगा। समझ में आ गया। अब देखो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स टू गो फ्रॉम बी टू ए। जब ये बी से ए जब इधर जा रहा है तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इधर, लेकिन फोर्स इधर, क्योंकि फोर्स क्या करता है, अपोज करता है। अब जब ए इधर आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, नॉट मोशन, रिलेटिव मोशन को। तो इधर अब आने का वक्त इधर फ्रिक्शन लग रहा है और आ रहा है इधर, इस वक्त भी क्या है, दोनों का बीच का एंगल क्या है, पाई है। तो इधर क्या होगा, एफ डॉट एस वेक्टर, इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एफ एस कॉस पाई। सो ये भी क्या होगा, माइनस एफ इंटू एस। तो जब ए से बी तक गया तो उसमें वर्क डन कितना हुआ, माइनस एफ एस, और वापस आया तो माइनस एफ एस, तो दोनों मिलाकर टोटल क्या हो गया, डब्ल्यू टोटल माइनस 2 एफ एस। जीरो है क्या, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जब हम लोग एक क्लोज चक्कर लगा रहे हैं, मतलब एक क्लोज पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा क्लोज पाथ के लिए। लेकिन यहाँ पे क्लोज पाथ के लिए वर्क डन जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया। हम एक एग्जाम्पल लेके देख लिए कि, क्योंकि ये एग्जाम्पल है वो देख लिए, लेकिन ये जनरल प्रॉपर्टी है। वर्क डन बाय द फोर्स along a closed path for conservative force is zero, and for non-conservative force work done along a closed path is non-zero। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग वो और एक प्रॉपर्टी है वो स्टडी करते हैं। जो ये तो हो गया कि क्लोज पाथ में क्या होगा, जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, वो है। अब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, उसको देखना है, ठीक है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। नंबर 2 जो है, ये तो नंबर 1 स्टडी कर लिए, समझ में आ गया। अब देखो कि एक बॉडी है, इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, इसको ए से बी पॉइंट तक गया, तो इसमें वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा। मान लेते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा एंगल है, एक यहाँ पे बॉडी है जिसको हम लोग ले जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा बोलो। ग्रेविटी देखो, यहाँ से देखो, बॉडी ऐसे है, बॉडी जा रहा है, हम लोग कुछ एक पोजीशन ले लिया, आर्बिट्ररी पोजीशन। तो एम जी किधर लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। दोनों का बीच में एंगल कितना है, इतना। कितना एंगल, डिस्प्लेसमेंट इधर, ग्रेविटी इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, ए थीटा होगा, ए 30 होगा तो 90, तो मतलब ए कितना होगा 60, ए 60 होगा तो 120 होगा। समझ आ गया। ए थीटा होगा तो 90, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो ये कितना हो जाएगा, देखो सिंपल से समझो, ए 30 है, 90 120 60 होगा, ए 60 होगा तो 120 होगा, ठीक है। यहाँ पे 30 लिया तो यहाँ पे हो गया 120, मतलब 90 ज़्यादा, तो यहाँ पे थीटा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो क्या हो जाएगा बोलो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट कॉस कितना होगा 90 प्लस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कुछ मान लेते हैं, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इसे कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एस ही मान लेते हैं, एस इज द लेंथ ऑफ द वायर, एस। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है, नेगेटिव होता है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो हो गया एम ये साइन थीटा। अब देखो ए साइन थीटा क्या है, ये अगर हमारे हाइट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एम जी ए साइन थीटा बराबर एच होगा। देखो करके देखो, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा। तो एच बाई एस इक्वल टू साइन थीटा, सो एच इक्वल टू एस साइन थीटा। तो एस साइन थीटा की जगह एच बचा सकते हैं। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हुआ, एम जी एच हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग जो बॉडी है वो मतलब हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
मतलब हम लोग यहाँ से लेके इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं, हम लोग इधर जा रहे हैं, ऐसे भी पाथ फॉलो कर सकता है और ऐसे भी करके यहाँ पे वापस आ सकता है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चेंज ऑफ हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना हाइट वो ऊपर गया है, वो डिपेंड करेगा। किससे मतलब कैसे गया है वो डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। ग्रेविटी के अंडर में कोई काम कर रहा है, मतलब वो सिर्फ देखता है कि यहाँ पे क्या कितना हाइट चेंज हो रहा है, समझ में आया? तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, वो नहीं देखता कि जो हाइट जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी है वो यहाँ पे नेगेटिव आया। क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है और हाइट हम ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए नेगेटिव आ रहा है। अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन मोर स्पेसिफिकली वर्क डन बाय द ग्रेविटी हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस mg डेल्टा एच। डेल्टा एच मतलब चेंज इन हाइट। प्लस माइनस कैसे पता चलेगा? प्रॉब्लम जब हम करेंगे तो वो देखना पड़ेगा। अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मतलब ग्रेविटी नीचे है, हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो वहाँ पे माइनस साइन। अगर ग्रेविटी नीचे जा रहे हैं, दोनों एक साथ है, तो पॉजिटिव साइन। और यहाँ पे चेंज इन हाइट, यहाँ पे हम लोग 0 लेवल पे था तो एज बैठाया। ऐसा भी तो हो सकता है हम एज इक्वल्स टू 3 में ऑलरेडी है और 10 में जा रहा है, तो वो चेंज कितना हुआ? 7। तो यहाँ पे देखो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या हो रहा है? mg इंटू चेंज इन हाइट। वो चेंज इन हाइट मतलब क्या? पहले किस लेवल में था, अब किस लेवल में है, ठीक है? अब इस लेवल से यहाँ पे पहुँच गया, मतलब इतना पोटेंशियल, इतना ग्रेविटी वर्क डन करेगा। अब ऐसे पहुँचा कि ऐसे पहुँचा कि ऐसे पहुँचा कि ऐसे ऐसे करके ऐसे पहुँचा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एज, यहाँ पे डेल्टा एज इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर और कुछ टर्म है नहीं है कि उसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है? सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब ये तो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे वही वाला एग्जांपल, ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स, इसको इधर खींचेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, स्मॉल f। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? हम करके देख चुके हैं, सो और नहीं कर रहे। एफ डॉट एस, एफ एस कॉस पाई माइनस होगा, ठीक है? माइनस होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे देखो जो चीज़ है वो पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना पाथ लेंथ बढ़ाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा? वर्क डन चेंज हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा इधर जाके फिर वापस आ जाएंगे, तो WF कितना हो जाएगा? -2FS हो जाएगा, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम लोग टोटल कितना पाथ फॉलो किया यहाँ पे? जब हम लोग एक चक्कर लगाया, यहाँ से आ गया फिर वापस आया, तो वर्क डन कितना होगा? -2FS हो गया। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F इंटू पाथ लेंथ, है कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ गया फिर यहाँ गया, टोटल कितना लेंथ गया? S और S2S। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? फोर्स F इंटू 2S, मतलब नेगेटिव साइन होगा। पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब वो कौन सा पाथ फॉलो करता है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं, क्योंकि वो मतलब कितना हाइट चेंज हुआ वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ, मतलब पाथ कौन सा पाथ फॉलो किया इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वहाँ पे क्या बैठाना पड़ेगा? -F इंटू पाथ लेंथ, कितना पाथ फॉलो कर रहा है। अगर वो ऐसे ऐसे पाथ फॉलो करेगा तो ये पूरा पाथ काउंट होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल में उसमें नहीं काउंट होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट डिफरेंस काउंट होगा, ठीक है? तो कई सारा एप्लीकेशन इसके ऊपर होगा, इसका थोड़ा सा देख लो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि वो क्या होता है? 12mv²। मतलब किसी का मोशन के वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है? और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशन के वजह से उसका जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? जो एनर्जी अभी खर्चा वो कर रहा है, खर्च करते करते काम करते करते जा रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी मतलब अभी तो उसके पास है, बाद में वो काम कर सकता है, स्टोर एनर्जी। वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसको सब डिटेल्स में समझेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक डेफिनेशन है जिसको हम लोगों को पहले पता नहीं था, ये नया चीज़ है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये वाला डेफिनेशन, वो 9-10 वाला डेफिनेशन, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो चेंज है
पोटेंशियल एनर्जी का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का डेफिनेशन होता है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू यू एफ माइनस यू आई, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, मतलब इंटरनल जो फोर्स होता है उसके द्वारा किए गए वर्क डन है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। ठीक है, मतलब क्या फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, कुछ भी हो सकता है जो लग रहा है सिस्टम में, तो वो कितना काम कर रहे हैं उसमें नेगेटिव साइन बैठाना होगा। सो चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी को, वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वैलिड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी जो थ्योरम है वो हम लोग पहले दिन पढ़ चुके हैं। वो क्या कहते हैं कि W टोटल वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस, जो तो रकमेर फोर्स है, ठीक है, जितना टाइप का फोर्स है सब मिला के कितना होगा, डेल्टा के होगा। तो W टोटल जो है, W टोटल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इंटरनल, W एक्सटर्नल, डेल्टा के। समझ में आ गया? अब देखो, W जो इंटरनल है उसको हम लोग दो तरीके बांट सकते हैं, एक तो W कंजर्वेटिव, W नॉन कंजर्वेटिव, प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा के। ठीक है, इसको हम लोग इंटरनल नहीं बोल के, मतलब इंटरनली है लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स है, WC एक्चुअली इंटरनल है, इंटरनल C, W इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इफ W नॉन कंजर्वेटिव इज 0, मतलब नॉन कंजर्वेटिव अगर सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, जो मतलब क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, एनर्जी को कंजर्व नहीं होते, वो अगर प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स जैसा कुछ फोर्स नहीं है, तो W नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, W कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा के। और W कंजर्वेटिव की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू लिख सकते हैं कि ना, तो माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा के। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, W एक्सटर्नल जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। यहाँ पे एक नया इक्वेशन आ गया कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ओनली, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको दोनों मिला के हम लोग ये लिख सकते हैं कि डेल्टा ऑफ ई चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिला के जो टोटल एनर्जी होता है वो है मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे कई सारा मतलब प्रॉब्लम हम पहुंचे, ये तो है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, और ये क्या है, ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम इसको नहीं बोल सकते, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है, इसको अलग नाम है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा ई। मतलब ये वाला चीज़ रियल लाइफ में हम लोग समझ सकते हैं कि बाहर से कोई सिस्टम है, आराम से कोई काम कर रहा है अपने आप में, अगर बाहर से कोई इंटरफेयर करेगा, कोई वर्क डन करेगा, तो सिस्टम में कितना चेंज आएगा, कुछ एनर्जी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे एक चीज़ रखा हुआ है, वो सिस्टम आराम से है, अगर हम बाहर से इसको फोर्स लगाएंगे तो इसमें कुछ चेंज आएगा, कुछ एनर्जी में चेंज आएगा, ऑब्वियसली आना है। तो बाहर से कोई अगर वर्क डन करता है तो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, जो वर्क डन करता है उसका एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके ऊपर वर्क डन किया जाता है उसका एनर्जी बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो ये दो रिलेशन में कौन सा रिलेशन ज़्यादा काम में आएगा, मतलब प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये रिलेशन तो हमारे पास है कि W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा ई एंड W टोटल इक्वल्स टू डेल्टा के, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो कौन सा ज़्यादा काम में आएगा, उसको समझने से पहले और एक लॉ हम पहले पढ़ लेते हैं। अब देखो ये W एक्सटर्नल, अगर इफ़ W एक्सटर्नल इज 0 तो डेल्टा ई कितना होगा,
वो भी जीरो होगा, ए जीरो होगा तभी वो जीरो होगा। तो अगर एनर्जी का चेंज जीरो है मतलब एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग W एक्सटर्नल जीरो बैठाएंगे तो डेल्टा ई जीरो का मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब किसी भी सिस्टम के एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टोटल एनर्जी ऑब्वियसली कब तक, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा हो एक्सटर्नल, या फिर बाहर से लगने वाला फोर्स का द्वारा वर्क डन कितना है, जीरो है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तुम लोग लिख लो, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन कंजर्व, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन कंजर्व। और एक बार बोल दे रहा हूँ कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो और द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन कंजर्व। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बहुत काम में आएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और लग भी रहा है लेकिन उसका द्वारा वो वर्क डन नहीं कर रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो हम लगा सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो भी लगा सकते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब वो वर्क डन कुछ नहीं कर रहा है, तो ठीक है। तो अब देखो, ए जो ए है, ए रिलेशन है और ए रिलेशन है, तो कौन सा चीज़ ज़्यादा काम में आएगा। जनरली क्या होता है, जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है एंड एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, या फिर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, तो हम लोग इजीली इसको लगा सकते हैं, इज कांस्टेंट, मतलब एनर्जी उसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसमें आ गया, मान लेते कि फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, तब कौन सा चीज़ काम में आएगा, ये वाला चीज़। ये वाला जो चीज़ है, वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन, इट इज़ वैलिड फॉर ऑल सिचुएशन। वर्क एनर्जी जो थ्योरम है W टोटल इक्वल्स टू डेल्टा के, वो सब सिचुएशन के लिए वैलिड है, सब जितना भी फोर्स होगा टोटल मिला के डेल्टा के होगा। लेकिन ये जो कंडीशन हम लगा रहे हैं ना, उसका कितना कंडीशन है देखो, एक तो W नॉन कंजर्वेटिव जीरो होना चाहिए, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहना चाहिए। दो, नंबर 2 क्या है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं रहना चाहिए, या फिर रह भी तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ये भी रह भी तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तब जाके हम लोग ई कांस्टेंट लगा सकते हैं, मतलब टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, जो हम लोग पहले लगा चुके हैं क्लास 9-10 में। एनर्जी इज कांस्टेंट, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी टोटल जितना होगा अलग प्लेस में क्या होगा वो सेम होगा, वो हम लोग लगा चुके हैं। लेकिन उसके लिए कितना सारा कंडीशन है, तब जाके वो हम लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो हर सिचुएशन में वैलिड है। तो ए वाला जो रिलेशन है वो बहुत काम में आएगा, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब जाके इसको पता चलेगा कि कौन सा चीज़ ज़्यादा सुइटेबल है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो तुम लोग इजीली स्ट्रेट लाइन मोशन जो चैप्टर था उसमें से कर सकते हो, कि एक बॉडी को ऊपर फेंका गया 40 मीटर पर सेकेंड में, कितना हाइट जाने के बाद उसका वेलोसिटी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लगा सकते हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे क्या है, ये बॉडी सरफेस है, तो यहाँ पे इसको फेंका जा रहा है कितना वेलोसिटी में, 40 मीटर पर सेकेंड में। तो जितना जितना ऊपर जाएगा तो उसका वेलोसिटी तो डिक्रीज़ होगा, एक समय जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे है। तो एक टाइम यहाँ पे मान लेते कि h हाइट जाने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हम लोग क्या करना है, h हाइट निकालना है कि कितना हाइट जाने के बाद वो वेलोसिटी डिक्रीज़ होकर 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसे हम लोग क्या लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s लगा देते हैं। v फाइनल वेलोसिटी को 20, इनिशियल वेलोसिटी, और g का वैल्यू 10 बैठा देते हैं -2s। लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर ये देख रहे हैं, और जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसके रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, और एक चीज़ पता होना चाहिए जो तुमको ऑलरेडी पढ़ा है, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होता है, mgh होता है। अगर h हाइट में उठेगा तो वो उसका क्या होगा, mgh। ठीक है, जहाँ से मतलब हम जीरो पकड़ा है, जो सरफेस है वहाँ से mgh होता है। अब देखो, इसको एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। यहाँ पे बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो इंटरनल फोर्स है, वो लग सकता है, लेकिन और कुछ फोर्स है नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि एनर्जी क्या कंजर्वेशन क्या लेते हैं कि ई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो इज कांस्टेंट मतलब क्या, इनिशियल सिचुएशन में उसका जितना एनर्जी होगा फाइनल सिचुएशन में उतना ही एनर्जी होगा। अब देखो, इनिशियल सिचुएशन में एनर्जी मतलब क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल सिचुएशन में उसका सम, और ये क्या लिखेंगे फाइनल सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया। अब इनिशियल सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, यू स्क्वायर मान लेते हैं, यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है एम जी इंटू जीरो, है कि नहीं है, जी हाइट कितना है 0 है पहले, उसके बाद क्या होगा फाइनल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। अब देखो इसको क्या कर देते हैं, एम तो ऐसे ही कट जाएगा, वो तो कॉमन लेके ही कट जाएगा, हाफ यू मतलब कितना है 40 उसका स्क्वायर, ये तो हो गया 0, हाफ वी स्क्वायर मतलब क्या है 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी मतलब 10 और एच निकालना है। अब देखो 40 का स्क्वायर मतलब कि 1600/2 मतलब 800, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 400/2 मतलब 200, सो 10H, सो 10H मतलब कितना हो गया 800 माइनस 200 मतलब 600, सो H हो जाएगा 60 मीटर। 60 मीटर जाके उसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कैसे सॉल्व कर लिया, वो ए वाला एनर्जी कांस्टेंट मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। क्या लगाया, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब यहाँ पे टोटल जितना एनर्जी है यहाँ पे वो उतना ही रहेगा। हाँ जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, वो हो सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए कंजर्व होना चाहिए। अब ये तो हम लोग मतलब एक सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल लेके हम लोग समझा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसको भी लगा के देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलते हैं कि वर्क डन बाय द टोटल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के। लगा सकते हैं वर्क डन बाय द टोटल फोर्स, टोटल कितना वर्क डन हो रहा है बोलो, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ये तो फोर्स से एक ही लग रहा है mg, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट एस वेक्टर, ये वर्क डन हो गया। डेल्टा के मतलब क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, के एफ माइनस के आई। अब देखो एफ एस क्या हो जाएगा, ग्रेविटी लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो कितना वर्क डन होगा माइनस एफ जी इंटू एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन में ले लेते हैं, एम कॉमन में आ जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो एफ मतलब माइनस एम, एफ मतलब एम जी, एस मतलब एच, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे देखो एम और एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जी के वैल्यू बैठा देते हैं, एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वी स्क्वायर 20 स्क्वायर मतलब 400, यू स्क्वायर मतलब 400, 1600, तो क्या हो जाएगा 1200, माइनस साइन में होगा क्योंकि तो छोटा से बड़ा माइनस कर रहा है, यहाँ पे माइनस 10H, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एच इज इक्वल टू आ जाएगा 120। कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, और 2 यहाँ पर डिवाइड था ना तो 600 हो जाएगा, तो हो जाएगा 60। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, वो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर में हो जाएगा। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लिए ताकि समझा जाए, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है वो सब चीज़ हम लोग सॉल्व करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, एनर्जी कांस्टेंट से। सो वन बाय वन हम देखेंगे, लेकिन ये हम लोग सिंपल एग्जांपल लेके एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, यहाँ पे लगाया एनर्जी कंजर्वेशन, और वहाँ पे क्या लगाए, वहाँ पे लगाए वर्क एनर्जी थ्योरम, WE थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन कभी कभी जो सिचुएशन है जब फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है तो वहाँ पे ए सूटेबल है, क्योंकि ए हर जगह पे वैलिड है, लेकिन ये हर जगह पे वैलिड नहीं है, इसका कई सारा कंडीशन है। कंजर्वेटिव फोर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहना चाहिए, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, अगर लगेगा तो वर्क डन बाय द फोर्स 0 होना चाहिए, तभी जाके हम लोग एनर्जी कांस्टेंट लगा सकते हैं, उसको देखना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे हर जगह पे हम लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अच्छे से समझ लो इस चीज़ को और नोट डाउन कर लो।